तो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आसिफुल्लाह खान आप लोगों से मुखातिब हूँ। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो जनाब अमजद नदीम साहब हैं। वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, माशाल्लाह सितारा तमग़ा इम्तियाज़ हैं और ये उनके सोशल खिदमात के तौर पर उनको नवाजा गया है इनसे। और गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ को एक मुकम्मल तौर पर चेंज किया है। और मैं भी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ। इसी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मुसन्निफ़ हो जिन्होंने डिसेबिलिटी के हवाले से 2 किताबें लिखी हैं। अभी हम जनाब जा रहे हैं लाहौर से पिंडी की तरफ। और रिसेंटली जो हमने जापान का टूर किया है उनके हवाले से मैं और अमजद भाई आप लोगों से अपने तासुरात बयान करना चाहेंगे कि हमने वहाँ पर क्या डिफरेंट देखा, क्या अच्छा देखा। और डेफिनेटली हमारा मकसद ही इस टूर का ये था, ये एक इंडिपेंडेंट लिविंग एक्सपोर्टर ट्रिप था कि हम वहाँ के जो सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे और फिर यहाँ पर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। तो जी अमजद भाई कुछ बयान करें अपने जापान के टूर के हवाले से। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपको हमेशा जब भी देखते हैं हमें हौसला मिलता है, हमें एक नया करने को दिल करता है, क्योंकि जिस तरह आपकी डिसेबिलिटी है और जिस तरह आपने हालात का मुकाबला किया है, ये शायद दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के फिर जिस एरिए में आप रह रहे हैं बन्नू में, तो उस जैसे एरिए में रह के अपना पहचान बनाना और सरवाइव करना, दूसरों के लिए मशाल राह बनना, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक आपका एक बड़ापन भी और एक हौसला भी हमें मिलता है बहुत सारे लोगों को आपको देख के। और यकीन अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने ही आपको ये रुतबा अता किया है। तो क्या बताऊँ, अभी मैं जापान के बारे में आपको, जापान जाने से पहले मैं कुछ दोस्त हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह मुझे और आपको एक छोटे इलाके से, पंजाब जैसे बड़े इलाके से लोगों को छोड़ के, या मुझे और आपको प्रेफर किया गया कि आसिफुल्लाह बन्नू से और अमजद नदीम गिलगित से इस टूर के लिए जाएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शफीकुर रहमान साहब जो माइलस्टोन के प्रेसिडेंट है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए हर चीज़ उन्होंने अरेंज करके हमें दे दी, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ होने नहीं दी। जब जापान गए, जापान पे उनके जो भाई थे हबीब साहब, उन्होंने भी बड़ी इज़्ज़त दी। और वहाँ जो हमारे जापानीज़ दोस्त थे वो भी बड़े मतलब हमें उन्होंने इज़्ज़त दिया। और उसके अलावा साइड सेवर का भी मशहूर हूँ जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी मदद की। तो बेसिकली मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हम पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान में रहते हुए गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में रहते हुए हमें एक्सपोजर नहीं था इन चीज़ों का, हमें पता नहीं था कि जो एडवांस कंट्रीज है उसमें क्या हो रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और वो लोग अपने जो कमज़ोर तबके हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब यहाँ से गए पहला एक्सपीरियंस हमें लाहौर एयरपोर्ट पे करना पड़ा। अपना मुल्क था, अपने लोग थे, मगर जिस तरह उन्होंने हमारी वहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की, आपको ख़ुद पता है किस तरह हमें उन्होंने एक जो तज़लील का जो एक रवैया होता है उन्होंने हमारे साथ अपनाया। बैंकॉक पहुँचे, बैंकॉक कदर पाकिस्तान से बेहतर लगा। हमने समझा वाह क्या बात है कि बैंकॉक की यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, लेकिन वो जब जापान गए हैं तो वो पूरा नक्शा ही चेंज था, पूरा ही नक्शा इस सेंस में चेंज था कि सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे सफाई पे पड़ी, क्योंकि हमारा दीन कहता है कि जो सफाई है ये निस्फ़ ईमान है। तो वहाँ जो सफाई का मैंने देखा, लोगों का आपको जानते हो न जानते हो एक दूसरों को सलाम करना, फिर वो जो कुरान मजीद की एक आयत है कि आप मर्दों को चाहे अपनी नज़रें नीची करें, वो ऑटोमेटिकली हमारी नज़रें वहाँ पे नीची हो गई। यार मैंने तो जो है ना, मुसलमान हम हैं लेकिन मैंने काफिरों के देश में कुरान पर अमल करते हुए देखा है। ऐसा ही यार सब जो है ना, जो कुरान की तालीमात है वो इन पर अमल कर रहे हैं। इंसान की कदरें, जो उनके नज़रियात हैं, जो उनके रवैये हैं, वो तो मतलब हैरान कुन है। और इवन आप देखें ना, आप देखें वो जो सुबह
चलने सुबह जल्दी उठने का जो इस्लाम हमें पैगाम देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं आपको यहीं लाहौर में बता रहा था, लाहौर से भी हम 11:30 बजे गुजरे हैं। 11 बजे पूरा लाहौर सोया हुआ बंद था, पूरा लाहौर बंद था। जबकि वहाँ जब हम 6 बजे निकलते थे तो बाहर रोड पे चहलकदमी होती और 5 बजे 6 बजे 8 बजे 10 बजे सारा सिस्टम उनका बंद हो जाता है। आपने एक एग्जाम्पल दिया ना कि मतलब इस्लाम हमें बताता है आप सुबह सवेरे उठे, नमाज बा जमात पढ़े, और जो डे लाइट है ना उनको आप यूज़ करें। हमें जो ना एनर्जी की कितनी बड़ी क्राइसिस है, हम पूरी रात जागते रहते हैं और सुबह जो है ना इस अल्लाह ताला की इस नेमत को, रोशनी को ज़ाया करें। तो बहरहाल उसके अलावा भी हम सिर्फ कलिमा गो हैं मेरे ख्याल में ना, हमने सिर्फ कलिमा पढ़ा है। वो लोग हर उस चीज़ पे अमल करते हैं जो हमारे रसूल खुदा ने हमें तालीमात दी थी, हमें दीन इस्लाम ने हमें तालीमात दी है कुरान मजीद जिनसे, जो हमें कहता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई कोई सायरन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाता है रोडों पे। गाड़ियाँ अगर कहीं पे उस पे सिग्नल पे खड़ी होती है तो 8-8 10-10 फुट के फासले पे गाड़ियाँ ख़त्म होती है। पैदल चलने वाले सिग्नल का इंतज़ार करते हैं, जाने वाले सिग्नल का, ये वो सारी चीज़ें थी। फिर सबसे बड़ी बात मैं और आपने तो देखना था एक्सेसिबिलिटी, कि वो किस एक्सेसिबिलिटी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जस्ट रेम्स बने हों। हमारे पाकिस्तान में वो रेम्स बने हैं जो हम स्लाइड्स अगर उनको कहें, जहाँ से गुजरते हैं बंदे को खौफ आता है, मगर उन्होंने पूरा जापान को किस कदर एक्सेसिबल बना दिया है कि आप जिधर भी जाएं, आप नेम इट, छोटी से छोटी दुकान पे जाए, बड़े से बड़े शॉपिंग प्लाजे पे जाएं, आप वाशरूम्स देखिए, हर 500 मीटर के बाद एक बड़ा वाशरूम वहाँ पे स्पेशल पर्सन्स के लिए, और वो इतना साफ वाशरूम कि बंदा सोने को दिल कर रहा था कि हाँ, हमारे घरों से वो वाशरूम, हमारे मस्जिदों से वो उनके वो वाशरूम साफ थे, जो मस्जिदों के हमारे वाशरूम होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उससे बेहतर उनकी वो सफाई का निज़ाम। फिर एक्सेसिबिलिटी अगर आप देखें तो आप बस में जाएँ, आपके लिए व्हील चेयर के लिए इंतज़ाम, बंदा आपके लिए प्रोटोकॉल के लिए खड़ा, आप रेल पे जाए प्रोटोकॉल पे बंदा आपके लिए खड़ा, आप एरोप्लेन पे जाए बंदा एयरपोर्ट पे आपके लिए खड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या देखी वहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये देखी, किसी माजूर को किसी चीज़ में कोई कंसेशन नहीं है। बिल्कुल, ये मेरे लिए एक अजीब सी बात लगी। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई जब हम उनको बराबर का शहरी समझते हैं और बराबर के मौके फराहम करें तो फिर क्यों हम इनको बेगस बनाएं कि ये शनाख्ती कार्ड दिखाओ तो हम इसके ऊपर आपको 50% रियायत कर देंगे, 10% कर देंगे, 20% कर देंगे। ये तो मतलब वो तर्स वाली अलामत है ना, हमारे ऊपर तो वो तर्स खाते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप इक्वल हो, हमने आपके राइट दिए, आपके अपने राइट्स हैं, लेकिन जो दूसरे शहरी है उनके भी अपने राइट्स हैं। फिर आप आ जाए इंक्लूजन के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंक्लूजन सोसाइटी तो वो ऑलरेडी है इंक्लूसिव। वहाँ पे कोई अलग सा कोई स्कूल बना के बंदों को बंद करके ये नहीं पढ़ाया जाता, उनको नॉर्मल अफराद के साथ जो बगैर किसी भी माजूरी के शिकार हो उनके साथ स्पेशल बच्चों को भी वहाँ बिठा के पढ़ाया जाता है। फिर वहाँ जो एक्सपो सेंटर लगा वहाँ हम गए, वहाँ आपने देखा दुनिया ही कुछ और है, एक एक चीज़ टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिन चीज़ों का मैंने सिर्फ तस्वर किया था ना कि इससे मतलब डिसेबिलिटी कम हो सकती है, A to Z सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, बस इनको लेकर आए। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, उन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, उन जैसे बना सकते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा ना इस ट्रेनिंग के हवाले से, अच्छा ये शफीकुर रहमान भाई ने मुझसे तकरीबन 5 साल पहले ये मंसूबा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। जब ये कोरोना से हमारा जाना था, कोरोना की वजह से सारा मामला खराब। यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने हामी भर ली थी। और जाने से पहले मतलब मैं एक पर्सन भी सीवियर डिसेबिलिटी हूँ, और ठीक है ना, घर वाले भी जो है ना परेशान होता है कि ये पता नहीं किधर गया है। अगर घर वाले किसी मेंबर या अटेंडेंट के बगैर कहीं जा रहा है तो यकीनन हसरात तो होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि मतलब ये IL इंडिपेंडेंट लिविंग का ही ट्रिप है ना, और उसमें अटेंडेंट सर्विस एक बुनियादी जो है ना आंसर है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि शफीक भाई जो IL के एक आलमी रहनुमा है, इस नज़रिए को फ़रोग़ देते, उन्होंने मेरे लिए बंदोबस्त ना किया होगा तो सब कुछ आला तरीन था, मुझे कोई भी किसी भी तरह तकलीफ़ नहीं हुई और एक इंजॉयबल ट्रिप था। असल में ऐसा है ना कि हमें सोचना चाहिए, हम बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, मगर हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने इस मुल्क का जो हुलिया है उसको बिगाड़ के रख दिया है। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं है, जापान से हमारी क्या मुल्क की आबादी कम है, जापान से क्या हमारे पास ज़मीनें कम हैं,
जापान से क्या हमारे पास समंदर कम है, जापान से क्या हमारे लोग टैलेंटेड कम है, वहाँ जाके क्यों हम पाकिस्तानी दुनिया भर में अपना नाम कमाते हैं। शफीकुर रहमान का भाई हबीबुर रहमान को आपने देखा, पूरा जापान उसको सलाम कर रहा था। प्राउड ऑफ पाकिस्तान हबीबुर रहमान भाई। हबीबुर रहमान साहब, अब आप देखिए उस बंदे ने वहाँ जाके किस तरह अपना नाम रोशन किया, दुनिया की किस तरह की व्हील चेयर उन्होंने सेकंड या फर्स्ट व्हील चेयर उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो ये तो मतलब ये पाकिस्तानी वहाँ जाके क्यों करते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे यहाँ पे आपका रिश्वत, सिफारिश, कल्चर उरूज पे है। मेरे अंदर जितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर मेरे पास या कायद आज़म नहीं है या मेरे पीछे बैग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल अब कुड़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें। एक पॉइंट में बताना चाहूँगा ना वहाँ पर उसके हवाले से, मतलब जो आपको अटेंडेंट सर्विस मुहैया किए जाते हैं, हमारे यहाँ देखें अटेंडेंट किन के पास है, जो वज़ीर मुशीर होते हैं, जो आला ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो अपनी कुर्सी भी जो है ना अपने लिए इधर से उधर नहीं कर सकते, उन्होंने भी अपने लिए संभाल रखा होता है। तो हमारे सारे जो है ना ये खिदमतगार इन लोगों ने लिए हुआ है, लेकिन वहाँ पर इक्वलिटी है। आपका मतलब ये है कि ये जितने पुलिस वाले बेचारे इनके आगे पीछे राइफल लेके घूमते हैं, इनके अटेंडेंट है होना ये चाहिए, ये हमें मिल जाए। ये तो मतलब खैर सिक्योरिटी वाली तो अलग बात है ना, लेकिन वहाँ चाय बनाने के लिए कोई अलग, दरवाज़ा खोलने के लिए कोई अलग। मुझे एक बात बताएं, अभी सिक्योरिटी पे आते हैं ना, ये मैंने यहाँ एमपीआई बनने से पहले इनको कोई नहीं मारता है, जो ही ये आवाम की ताकत से सीट पे आ जाते थे, ये क्यों अपने इर्द गिर्द फौज का, वो सिक्योरिटी का इशू नहीं, ये ईगो का मसला है, अना का मसला है। यही बात है। असल मसला ये है कि वो कहेंगे कि यार ये देखो बगैर प्रोटोकॉल के घूम रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। मगर आपने जापान में देखा, वहाँ कोई आपने देखा कि 50-50 गाड़ियाँ आगे पीछे घूम रही, एक बंदा वो क्या कहते हैं, वो पुलिस वाला लाइट लगा के निकल रहा हो, उसके पीछे गनमैन घूम रहे हो, वहाँ पता ही नहीं है भाई ये कौन है, 17 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 25 कैरेट का है, ये वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, किसी को कोई गरज ही नहीं, अपने काम से रखा हो। यार वो साकुरा जो हमारी स्पॉन्सर थी और जिन्होंने ज़बरदस्त हमारी होस्टिंग की, उनका जो है ना प्रेसिडेंट हमें एक सर्व करता था, हमें गाड़ी में लेकर जाता था। आपने नहीं देखा, हमारे पहुंचने से पहले वो बेचारा एयरपोर्ट पे पहुंचा था। वो एक जो दूसरी दो खवातीन थी, वो हमारे लिए जो है ना कितनी ज़बरदस्त होस्टिंग, तो मकसद सब चीज़ें अरेंज किया करती थी। असल में ये है ना कि मैं यहाँ पे मौला अली का एक कौल है कि अच्छी माएँ अच्छे क्या कहते हैं, वो ख़ानदान को अच्छे निज़ाम को जन्म देती हैं। हम माँ का, क्योंकि आपको पता है मदरसा जो होता है वो बच्चे का मदरसा उसकी माँ का गोद होता है। अगर आप तरबियत उसी तरह ना करें, आप देखें ना, मैं और आप यकीन करें, एक रैपर जो चिंगम का होता था, टॉफ़ी का, वो हम फेंकने से शर्माते थे, उधर अपने बैग के अंदर डाल के घूमते थे जब तक हमें डस्टबिन, हम वहीं पाकिस्तानी थे। मगर वहाँ जाके चेंज क्यों हुए, वहाँ पे पूरा निज़ाम इस तरह का बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ पे भी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। और आयल का आपने बिल्कुल, हम वहाँ जब गए यहाँ जेल में, और ह्यूमन केयर जो आयल सेंटर था, आपने वहाँ देखा किस तरह बाइज़्ज़त वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह खूबसूरत अंदाज में एक लाइफ। फिर वो जिस बच्चे के घर में हम गए, जिसको एक हम विज़िट के लिए गए थे घर में, गवर्नमेंट ऐसे माजूर अफराद जापान के अंदर जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, या उनका कोई संभालने वाला नहीं होता, या अगर है भी मगर वो कोई खुद से अर्न नहीं कर सकता है, तो उनके लिए अटेंडेंट दिया हुआ है, 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, 19-19 घंटे ड्यूटी करते हैं अटेंडेंट। वो भी माजूर ही होते हैं, जो छोटी सी डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं, उनके साथ एज अटेंडेंट अपनी जॉब कर रहे होते हैं। उसके अलावा घर उनके लिए प्रोवाइड किया है। ये कितनी बेहतरीन मिसालें हैं जो आज से 1400 साल पहले एक इस्लामी फलाही रियासत सर्विस, और ये सारी ये तो खलीफों के दौर में, इमामों के दौर में, ये उस वक्त से ये सिलसिला, ये इंक्लूसिव एजुकेशन उस दौर से चल रहा था। मगर हाँ, अब हम क्या सीख रहे हैं, यकीन करें कभी कभी मैं सोचता हूँ हमें जो इस्लाम सिखाया गया है उसमें सिर्फ नफ़रत सिखाया गया है। हमें झूठ बोलने से हमारी तरबियत नहीं की गई, हमें हराम खाने से हमारी तरबियत इस्लाम के रूह से नहीं हुई है, हम अपने हमसायों का ख्याल रखने से हमारी तरबियत इस तरह की इस्लाम के रूह से नहीं हुई है। हमने सिर्फ इस्लाम एक दूसरों को काफिर कहते हुए देखा है, एक दूसरों से नफरत करते हुए देखा है। दीन तो बहुत अच्छा है। थोड़ा लंबा है, आखिरी मैसेज दे दें। आखिरी मैसेज मैं ये दूंगा सर कि चले पहले जो हुआ सो हुआ,
آئے کوشش کرتے ہیں مل کے. اس میں اپنے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بھی یہ کہوں گا کہ ضرور نکلے اس دلدل سے, اپنے لیے وائز ریس کریں. میں اور آصف, شفیق بھائی یا بہت سارے ایسے لوگ وہ بھی اسی نظام کا حصہ تھے, اسی نظام سے لڑے, الحمدللہ مقابلہ کیا, اپنے لیے ایک مقام بھی بنایا, اور لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک بچہ نہیں روتا ہے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. گلگت بلتستان کے جتنے معذور افراد ہیں, PK کے جتنے معذور افراد ہیں, پورے پاکستان کے جتنے معذور افراد ہیں, اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسروں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی رائٹ کے اوپر بات کریں. ڈیفینیٹلی. اور بالکل آخری پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ مطلب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شفیق بھائی کا, جن کا یہ برین چائلڈ تھا, یہ ویژن تھا. ساتھ میں جو آرگنائزیشن تھی جنہوں نے سپورٹ کیا, جاپان کی سکورا آرگنائزیشن, سائٹ سیور, مائل سٹون, ان سب کا شکریہ. اور پرسن ود ڈسیبلٹی, ان کو یہ وہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ سلیکٹ ہوں گے اور آپ اگلے ٹور میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ بھی ہم ندیم اور آصف کے ہمراہ ہوں گے اور آپ کو جاپان کی ایکسپورٹر ٹرپ پر لے جائیں گے. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ.